ओके, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने अगर मेरा वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है तो आज हम पार्ट 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 3 में हम जो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो है नंबर 1 फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हम बात करेंगे प्लाज्मा एंड बीईसी के बारे में। थर्ड जो बात करेंगे दैट इज लेटेंट हीट। ओके, फोर्थ वन इज, फिर हम बात करने जा रहे हैं बॉइलिंग एंड इवापोरेशन के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिए और मैं होप करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से इस टॉपिक्स को, इन सारे टॉपिक्स को मैं समझा सकूँ। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सपोज मेरे पास सॉलिड है और मैं सॉलिड को चेंज करना चाहता हूँ लिक्विड में। यहाँ पे लिखे तो मैं लिक्विड, अब सॉलिड लिक्विड बन गया, मेरे को चेंज करना है लिक्विड को गैस में। अब मेरे को लग रहा है कि अब मैं गैस को दोबारा चेंज करूं सॉलिड में। ठीक है, तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं फ्यूजन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मेल्टिंग। इसको हम बोल सकते हैं मेल्टिंग, फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। अच्छा, अब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब लिक्विड को मेरे को गैस में कन्वर्ट करना है, तो इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा वेपोराइजेशन। ठीक है, लिक्विड गैस बन चुका है, अब गैस को मुझे कन्वर्ट करना है सॉलिड में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, और फिर गैस को हम सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हम इसका उल्टा देखते हैं। अब सॉलिड को मुझे कन्वर्ट करना है गैस में, तो इस प्रोसेस को मैं बोलता हूं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हो गया। गैस को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैं इस तरफ लिख देता हूं, दैट इज कंडेंसेशन। ओके, और फिर लिक्विड को मुझे कन्वर्ट करना है सॉलिड में, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये सारे प्रोसेस को, उसके टर्म्स को देख लिए, दैट सॉलिड लिक्विड गैस, एंड फिर गैस को हमने कन्वर्ट किया सॉलिड में, सॉलिड को दोबारा कन्वर्ट किया गैस में, फिर लिक्विड में, फिर से सॉलिड। ठीक है, अब यहाँ पे जो फ्यूजन होता है, मेल्टिंग होता है। ओके, तो यहाँ पे लिक्विड को मैं गैस में कन्वर्ट करूंगा, इसको मैं वेपोराइजेशन कह सकता हूँ, या फिर इसको हम बॉइलिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट किया, इसको सब्लिमेशन और डिपोजिशन। ठीक है, चलो, तो अब आई थिंक ये सारे प्रोसेस आप सबको पता होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट चीज मुझे ऑब्जर्व करना है दैट इज, जब मैंने सॉलिड को मैंने हीट अप्लाई किया, इसमें मैंने इसको क्या दिया, हीट एनर्जी दिया, तो सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। ओके, सपोज ये एक सॉलिड है, एक क्यूब है, मैंने इसको हीट दिया, ये बनेगा क्या, लिक्विड। तो इसमें ये ऐसे नहीं है कि वो डायरेक्टली लिक्विड बन जाएगा। ओके, इसके पीछे बहुत सारे फेनोमेना, ठीक है, जो साइंस में हम यूज करते हैं टर्म फेनोमेना, ओके, समथिंग, तो ऐसे ही फेनोमेना यहाँ पे जो यूज होगा दैट इज, अब देखो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, तो जब मैं इसको हीट अप्लाई करूंगा, ठीक है, जब मैं इसको हीट अप्लाई करूंगा तो ये तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, इसको मुझे एक एप्रोप्रिएट हीट प्रोवाइड करना होगा। सपोज करो कि इसका हीट है 600 डिग्री सेल्सियस, तो जब तक मैं इसको 600 डिग्री सेल्सियस तक हीट नहीं दूंगा तब तक ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ओके, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज इसके जो मॉलिक्यूल्स है
उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेपरेट नहीं होंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेपरेट नहीं करेगा उसके पार्टिकल्स को, इसके जो मॉलिक्यूल्स है उसको सेपरेट नहीं करेगा। ओके, तो जब तक मैं इसको हीट दूंगा, सपोज करो मैंने इसको फर्स्ट दिया 30 डिग्री सेल्सियस, मैंने इसको हीट दिया, इसने हीट को एब्जॉर्ब किया। मैंने 30 को इंक्रीज करके कर दिया 40 डिग्री, इसने हीट को एब्जॉर्ब किया। इसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। इसका टेम्परेचर जो है, ये जो सॉलिड का जो टेम्परेचर है ये तो रेगुलरली बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, लेकिन जब तक वो 600 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसका टेम्परेचर जो है वो राइज होते जाएगा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। और फिर जब ये 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, जब ये 600 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाएगा इसका हीट, तब इसके पार्टिकल सेपरेट होना शुरू करेंगे, इसके पार्टिकल्स सेपरेट होना शुरू करेंगे। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने इसको जितना हीट प्रोवाइड किया, मैंने इसको जितना हीट प्रोवाइड किया जिसके वजह से इसका टेम्परेचर राइज होते गया, इसका टेम्परेचर जो है वो राइज होते गया। फिर जब इसका 600 डिग्री सेल्सियस जब ये पहुंच जाएगा इसका टेम्परेचर, तब ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और उस टाइम पे जो मेरा हीट है वो टेम्परेचर राइज नहीं करवाएगा, वो टेम्परेचर राइज नहीं करवाएगा। अब क्या होगा, अब ये सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसमें कन्वर्ट होगा तो जो हीट है उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। ठीक है, दैट मीन्स वो जो हीट है वो यूज अप हो जाएगा इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने में। तो जब तक ये सॉलिड कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा नहीं, और उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। यानी जो हीट में इसको दे रहा हूं वो हीट तो उसने एब्जॉर्ब किया, टेम्परेचर इंक्रीज होते गया होते गया होते गया होते गया। ठीक है, और फिर जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होगा, जब ये कन्वर्ट होना शुरू होगा, जब तक ये कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक इसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। वो सारे टेम्परेचर्स यहाँ पे हाइड हो जाएंगे, छुप जाएंगे। उसका टेम्परेचर छुप कैसे जाएंगे, क्योंकि वो टेम्परेचर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा लिक्विड। अब ये कन्वर्ट होने में जो काम आ रहा है एनर्जी, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है लेटेंट यानी कि हिडन, लेटेंट यानी कि हिडन, हिडन हीट जो होता है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज को कहा जाता है लेटेंट हीट। जो हीट हिडन रहता है उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो इस चीज को आपने समझ लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब जैसे लिक्विड हो गया तो लिक्विड के साथ भी सेम होगा। अब लिक्विड को मुझे कन्वर्ट करना है गैस में। ठीक है, तो मैं इसको हीट दूंगा, सपोज करो 30 डिग्री इसको भी दिया मैंने, तो इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। ओके, 30 के बाद मैंने इसको दिया 50 डिग्री सेल्सियस, तो अभी इसका टेम्परेचर राइज करेगा। कब तक राइज करेगा, जब तक ये 100 ना पहुंच जाए, 100 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे ही ये 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचेगा तब ये लिक्विड जो है वो धीरे धीरे करके गैस में कन्वर्ट होना शुरू होगा, और जब तक ये कंप्लीटली गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक इसका टेम्परेचर और नहीं बढ़ेगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस में ही रुका रहेगा। टेम्परेचर हम इसको मेजर करेंगे थर्मोमीटर से तो ये 100 डिग्री सेल्सियस में ही रहेगा जब तक कि ये गैस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो अब इस प्रोसेस में, ये पूरा लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में जो प्रोसेस है, यहाँ पे जो हीट एनर्जी यूज हो रहा है उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुका होगा, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे क्या क्या देखा कि हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, लिक्विड को हमने गैस में कन्वर्ट किया। ओके, अब क्या होगा कि सर अभी सॉलिड लिक्विड गैस तो हो चुका, अब गैस के बाद क्या होगा। अगर मैं गैस को और भी हीट प्रोवाइड करूं तो गैस का क्या होगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि सॉलिड को हमने हीट किया तो वो हो गया लिक्विड, लिक्विड को हमने हीट किया तो वो हो गया गैस। अब अगर मैं गैस में दोबारा से हीट करने लगूं, इसके अगर मैं हीट करने लगूं गैस को, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है इस तरह से, इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो टूट के एटम्स बन जाएंगे, वो टूट के क्या हो जाएंगे, एटम्स बन जाएंगे। यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स टूट के अब क्या बन गए, एटम्स।
अब ये चीज तो पता ही होगा कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या होता है। एटम्स यानी कि कोई सिंगल एलिमेंट को हम बोलते हैं एटम्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ये एटम है, तो इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। तो अब देखो मैं ये चीज क्लियर कर दे रहा हूं एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, कि एटम्स है यहाँ पे। अब दो या दो से ज्यादा एटम्स अगर आपस में कंबाइन कर जाते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम्स अगर मिल जाते हैं, तो ये बन जाता है मॉलिक्यूल, ठीक है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि सेल होता है हमारा, ठीक है, सेल बहुत सारे सेल्स अगर आपस में जुड़ जाते हैं, दो या दो से ज्यादा सेल अगर आपस में कंबाइन करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, टिश्यू। तो सिमिलरली यहाँ पे जब एटम्स, दो या दो से ज्यादा एटम्स जब कंबाइन करते हैं, तो वो बनता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब ये मॉलिक्यूल्स टूट के क्या बने, एटम्स बने। अब एटम्स जो है ये क्या होगा, सेपरेट होगा इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में और न्यूट्रॉन्स में, ठीक है। इस चीज को कहा जाता है आयोनाइजेशन, इस चीज को कहा जाता है आयोनाइजेशन। दैट मीन्स व्हेन एटम्स स्प्लिट्स एंड रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है जो बाहर निकल के आए, ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं और भी हीट करते रहूंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्मा में, ये इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्मा में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे वही चीज हुआ कि सॉलिड को हमने लिक्विड में कन्वर्ट किया, लिक्विड को गैस में किया, गैस को मैं और भी ज्यादा हीट प्रोवाइड करूंगा तो उसके मॉलिक्यूल्स टूट के एटम्स बन जाएंगे, ठीक है। एटम्स जो है वो फिर से स्प्लिट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स में। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स, इसको हम बोल सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को हम बोल सकते हैं कि दिस आर द सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स, ये होते हैं सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स। और यही इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो डिफरेंट कलर वेरिएशन होता है, जैसे कि रात को हम रेड सिग्नल को देख पाते हैं बहुत दूर से, ठीक है, और डिफरेंट कलर्स होता है, तो वो सारे इसी से इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड होता है उसमें, ठीक है। ये सब आप पढ़ोगे जब हायर क्लास में जाएंगे, 11th में, 12th में, ओके, ग्रेजुएशन में, तो ये चीज क्लियर हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। अभी जितना हमारे बुक में दिया गया है कि प्लाज्मा जो है दैट आर कॉल्ड सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स ये बन गए, ठीक है, ओके। अब प्लाज्मा में कौन से एलिमेंट के ज्यादा एटम्स रहते हैं, तो वो होता है हीलियम और नियॉन, ठीक है। हीलियम और नियॉन के पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं प्लाज्मा पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये हीलियम और नियॉन को क्यों कहा गया है, बिकॉज हीलियम एंड नियॉन आर द सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स। क्यों होता है, बिकॉज दे आर नोबल गैसेस, ठीक है। ये हीलियम, नियॉन जो होता है ये नोबल गैसेस होता है, जिसको हम इनर्ट गैसेस भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको नोबल गैस कहेंगे, या फिर हम इसको इनर्ट गैस कहेंगे, ठीक है। नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस। इनर्ट गैसेस पता है आप लोगों को क्या क्या होता है। इनर्ट गैसेस जो है दैट इज हीलियम, नियॉन, ठीक है, आर्गन, ज़ेनॉन, रेडन, ठीक है, ये सारे होते हैं इनर्ट गैसेस। इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखने का भी मैं आप लोग को चीज बता देता हूं। जैसे कि हमारे बहुत ही फेमस क्रिकेटर जो हमारे इंडियन टीम में जो थे, पहले खेलते थे, दैट इज सचिन तेंदुलकर। तो सपोज करो कि सचिन तेंदुलकर के छोटे भाई आ गए खेलने के लिए, ठीक है, हालांकि उनका कोई भाई तो शायद नहीं होगा, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, सचिन तेंदुलकर के छोटे भाई आ गए खेलने के लिए, तो उनका नाम हम दे देते हैं हीनियरकर, हीनियरकर, ठीक है, उसके छोटे भाई हीनियरकर। अब ये हीनियरकर ने कुछ रन बनाया, छक्का मारा, चौका मारा, बहुत रन बना दिया, ठीक है। अब इतने रन बना दिए जिसको हम ले लेते हैं लेट इट बी एक्स। तो हीनियरकर ने कितना रन बनाया, एक्स रन बनाया, यहाँ पे देते हैं एक्स रन, एक्स रन बना दिया हीनियरकर ने। अच्छा, अब यहाँ पे देखो He से हो जाता है हमारा हीलियम, ठीक है, Ne से हो जाता है हमारा नियॉन, Ar से हो जाता है आर्गन, ठीक है, Kr से हो जाएगा क्रिप्टन, X से हो जाएगा ज़ेनॉन और Rn से बन जाएगा रेडन,
ठीक है, रेडन। तो यहाँ पे ये जितने भी आप देख रहे हो, जितने भी एलिमेंट्स हैं, दिस आर नोबल गैसेस, या फिर हम इसको इनर्ट गैसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो हमने यहाँ पे प्लाज्मा के बारे में देख लिया है कि प्लाज्मा जो होते हैं वो सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसको बहुत ज्यादा हीट देने से उसके गैस को अगर हम बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, मतलब गैस टूट के मॉलिक्यूल्स बनेगा, फिर एटम्स बनेगा, एटम्स से उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन्स को भी हीट देंगे तो वो जो है वो बन जाएगा प्लाज्मा। ठीक है, अब ये प्लाज्मा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होता है हमारे सन में, स्टार में। ठीक है, सन में, स्टार में क्यों होता है? बिकॉज सन में बहुत ज़्यादा हीट होता है। बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से जो सन जिससे बना है, जैसे हाइड्रोजन होता है, हीलियम है, ठीक है, तो उसके पार्टिकल्स टूट के वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो सन में, स्टार में, ये सब में क्या होता है? टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जिस वजह से वहाँ पे प्लाज्मा पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हो गया हमारा प्लाज्मा। अब हम बात करेंगे बीईसी के बारे में। बीईसी, बी यानी कि बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? बीईसी है। ठीक है, बीईसी। अब बी से होता है बोस, बोस यानी कि अपने इंडिया का बोस, दैट इज एसएन बोस। एसएन यानी कि, एसएन फुल फॉर्म पता है आप लोगों को? इसको हम बोलते हैं, मतलब एसएन को कहा, एसएन जो नाम है दैट इज सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस जो कि हमारे इंडिया के साइंटिस्ट थे। ठीक है, ओके। और ई जो है वो तो आप लोगों को पता है, जिसने पूरा साइंस में धूम मचा के रखा है, दैट इज आइंस्टाइन। इन्होंने तो पूरा साइंस को ही, आज हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो सब आइंस्टाइन की वजह से ही हो रहा है। वो रिसर्च कर करके बहुत कुछ निकाल दिया, बहुत थ्योरी वगैरह, रिलेटिविटी वगैरह, E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, बहुत सारा फॉर्मूला निकाल दिया। ठीक है, आइंस्टाइन ने, तो बहुत फेमस साइंटिस्ट है आइंस्टाइन। तो अब क्या हुआ, जो एसएन बोस थे इन्होंने 1920 में रिसर्च किया। ठीक है, और इनके रिसर्च के बेसिस पे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसको स्टडी किया। ओके, और वहां से फिर ये बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट का जो है कंक्लूजन निकला। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो, हमने देखा था सॉलिड को हमने हीट किया तो ये लिक्विड बना था, लिक्विड से फिर एक गैस बना था। तो ये जो गैस है, जब हम गैस को बहुत ज़्यादा कूल करते हैं, कूलिंग ऑफ गैस, इस गैस को हम बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे। ठीक है, कूलिंग ऑफ गैस एट वेरी लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। ठीक है, बहुत कम टेम्परेचर में। प्लाज्मा में क्या था, गैस को हम हीट कर रहे थे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गैस को हम बहुत ज़्यादा कूल कर रहे हैं। ठीक है, लो टेम्परेचर में। अच्छा, यहाँ पे जो गैस होगा, ये गैस कैसा गैस होगा? लो डेंसिटी वाला गैस। ठीक है, जो गैस होगा वो लो डेंसिटी वाला गैस, यानी कि जब लो डेंसिटी वाले गैस को हम बहुत ज़्यादा कूल करते हैं तो वहाँ से जो पार्टिकल्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं बीईसी, उसको हम बोलते हैं बीईसी। मतलब लो डेंसिटी वाले गैस को जब हम बहुत ज़्यादा कूल करते हैं लो टेम्परेचर में, ठीक है, अंडर लो प्रेशर, ये भी है अंडर लो प्रेशर। ठीक है, उसका जो प्रेशर है वो भी हम कम कर देंगे। तो लो डेंसिटी वाला गैस लो प्रेशर में बहुत ज़्यादा कूल करेंगे तो वो बन जाएगा बीईसी। ठीक है, अच्छा, इसका जो डेंसिटी है वो कितना होना चाहिए? उसका डेंसिटी जो है वो 1/1000 टाइम्स ऑफ एयर। हवा के डेंसिटी से मतलब हवा के डेंसिटी से 1000 टाइम्स कम होना चाहिए उसका डेंसिटी, उस गैस का। ठीक है, ओके। और एक बात क्या था इसमें, एक हो गया ये 1000 एयर वाला, और क्या था एक, ओके, हम यहाँ पे जो गैस यूज कर रहे थे ना, दैट इज लो डेंसिटी वाला गैस, इतना होना चाहिए। ठीक है, चलो, और एक क्या चीज था, हाँ, इसका जो टेम्परेचर था, इसका टेम्परेचर था, भूल गया था टेम्परेचर। ठीक है,
इसका जो टेम्परेचर है बहुत लो होना चाहिए, तो मैंने बता दिया, ठीक है। कितना लो होना चाहिए? वो होना चाहिए 0 केल्विन। 0 केल्विन यानी कि सेल्सियस अगर हम बात करें तो कितना होगा वो, -273 डिग्री सेल्सियस में जब हम इसको कूल करेंगे, मतलब 0 डिग्री तो नहीं बोलते केल्विन को, 0 केल्विन में, ठीक है, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस में जब हम इसको कूल करेंगे तो ही इसके पार्टिकल जो है वो BeC बनेगा, गैस के पार्टिकल्स। कौन से गैस को? सारे गैस नहीं, जिसका डेंसिटी लो है वैसा गैस को, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारा BeC भी कंप्लीट हुआ, ठीक है, ओके। अब क्या आता है? अब आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर स्केल। अच्छा, टेम्परेचर स्केल के बारे में तो पता होगा आप लोग को। बुखार हो गया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने थर्मोमीटर डाला मुंह में, टेम्परेचर निकाला, बोला आपका बेटे को बुखार है 104 डिग्री, ठीक है। अब वो 104 डिग्री बुखार है, वो 104 डिग्री क्या है? फ़ारेनहाइट, ठीक है, सेल्सियस नहीं है वो। उतना अगर बुखार होगा तो हम पिघल जाएंगे, पूरा एकदम चिपक जाएंगे, जाके मेल्ट हो जाएंगे पूरा यहाँ पे, किडनी, आँख वाँख, हार्ट वगैरह कुछ दिखेगा ही नहीं, उतना सेल्सियस में हुआ, ठीक है। वो क्या होता है? फ़ारेनहाइट होता है। अब हम इसका रिलेशन देख लेते हैं, जैसे कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, ठीक है। केल्विन में डिग्री नहीं लगता है, पता होगा, ठीक है। चलो, तो अब ये सेल्सियस है, रिलेशन देख लेते हैं हम इसका। तो जब हम सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं तब वो बन जाता है केल्विन, ठीक है। सपोज करो कि केल्विन निकालना है, तो केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। कर दो, करो कॉपी में करो। यहाँ पे कुछ ले लो, मान लो 40 डिग्री ले लो, इसको 40 डिग्री सेल्सियस है, 273 प्लस कर दो इसके साथ, ठीक है। कितना हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस प्लस डिग्री सेल्सियस कितना हमें लिया? 40 प्लस 273 प्लस कर दो 83, 93, 330, मतलब ये कितना हो जाएगा? 213 केल्विन, सॉरी 313 केल्विन, ठीक है। हो गया, ये सही है ना? 73, 83, 93, 103, 113, ठीक है, मतलब 313 डिग्री केल्विन, डिग्री नहीं केल्विन सिर्फ, ठीक है। चलो, अच्छा, अब क्या हुआ? हमने सेल्सियस को कन्वर्ट किया केल्विन में, ठीक है। यहाँ पे केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है, प्लस कर दिए। अब केल्विन को अगर मेरे को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो यही चीज़ उल्टा करना है, तो केल्विन से हमने इस केल्विन को माइनस कर देना है यहाँ से, डिग्री से, ठीक है। यहाँ से हम केल्विन को माइनस कर देंगे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? हाँ, डिग्री क्या लिख रहा हूँ? केल्विन माइनस 273, ठीक है, केल्विन माइनस 273 कर देंगे तो हमें सेल्सियस मिल जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट का। फ़ारेनहाइट में हम सेल्सियस को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? फॉर्मूला क्या है इसका? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री C प्लस 32। ये कर दो, निकल जाएगा, ठीक है, आसान है। डिग्री फ़ारेनहाइट है 9/5 और सेल्सियस में आप कुछ भी ले लो, 10 डिग्री सेल्सियस है, सपोज दैट्स 10 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे इंटू 10 प्लस 32 कर देंगे, तो यहाँ से इसको काटो, हो गया 2, 18 प्लस 32 करो, कितना हो जाएगा? 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, 50 आ गया, ठीक है, 50 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? फ़ारेनहाइट को, हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मेथड हो गया, ठीक है। ये टेम्परेचर स्केल है, रिलेशन बताया गया है इसमें, केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। चलो, तो ये हो गया। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर स्केल भी हो गया, ओके। अब हम बात करने वाले हैं बॉइलिंग और इवापोरेशन के बारे में। बॉइलिंग और इवापोरेशन के बारे में। बॉइलिंग और इवापोरेशन,
ठीक है। बॉइलिंग का मतलब होता है जब हम लिक्विड को 100 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं, ठीक है। बीकर है यहाँ पे मेरा, किचन से उठा के लाया बीकर को मैंने, बीकर है, इसमें क्या है, लिक्विड है, ठीक है। अब इस लिक्विड को मैं अगर हीट करूंगा 100 डिग्री सेल्सियस में, तब ये क्या हो जाएगा, बॉयल होगा, और ये क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। दैट मीन्स जब मैं लिक्विड को 100 डिग्री सेल्सियस में हीट करता हूं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, अब इवापोरेशन को देखते हैं। इवापोरेशन में टेम्परेचर जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी टेम्परेचर में अपना काम कर लेता है, मतलब इवापोरेशन हो जाता है, ठीक है। अब सपोज करो आपने कटोरा लिया, ऐसे कटोरा लिया, पानी है इसमें, इसको रख दिया घर पे 3 दिन 4 दिन 5 दिन छोड़ दिया उसको ऐसे ही, ठीक है। वाटर का लेवल देखना 4-5 दिन के बाद अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर में, हमारे हवा में जो गर्मी होता है, हीट होता है, उसकी वजह से ये क्या होगा, इवापोरेट कर जाएगा, वेपर बन जाएगा, तो गैस बन जाएगा, ठीक है। ये लिक्विड जो है वो गैस बन जाएगा, ठीक है। तो ये अपने आप हो गया, कुछ करना नहीं पड़ा मेरे को, फिक्स टेम्परेचर नहीं था 100 डिग्री कि इसको 100 डिग्री ही दूंगा तो होगा, वैसा नहीं है, ठीक है। अब पॉन्ड वॉन्ड रिवर उवर देखे हो ना, ये सब वाटर साइकिल में कि इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। तो इवापोरेशन का कोई टाइम नहीं होता कि 1 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, 1 घंटे में, 2 घंटे में, वैसा कुछ नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इवापोरेशन, ठीक है। आपने कपड़ा लिया, बाहर सुखा दिया, ठीक है, सुबह सुखा दिया, शाम को जाके मम्मी बोली कपड़ा लेके आओ, आप गए, जाके देखा कपड़ा सारे सूख गए। अब वो कैसे हुआ, वो इवापोरेशन हुआ, ठीक है। अच्छा, तो कपड़ा सूख गया, यानी कि जो इवापोरेशन होता है ये कुछ कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा। भाई कपड़ा सुबह टांग के आया था, शाम को सूख गया, ठीक है। तो मतलब क्या है, इवापोरेशन में कुछ फैक्टर्स भी होगा। पहला फैक्टर है टेम्परेचर, ठीक है। अब बहुत धूप हो रहा होगा, कपड़े बाहर सुखाने के लिए रख के आए वो अपने वायर पे, और फिर शाम को ये सूख गया पूरा अच्छे से। यानी कि अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा, इवापोरेशन का जो रेट है वो भी इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम बोल देंगे इसको, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा। अब बारिश के टाइम पे, बारिश के मौसम में रख दो कपड़े को, 2 दिन तक नहीं सूखेगा वो, है ना। मतलब क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा। फिर दूसरा जो होता है वो होता है हमारा एयर, ठीक है। बाहर बहुत तेज हवा चल रहा होगा, ठीक है, बहुत तेज हवा चल रहा है, मतलब तूफान नहीं, हवा का नॉर्मल स्पीड हवा है, ठीक है। तो हवा जब चलेगा, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, इवापोरेशन होगा, ठीक है। हवा का स्पीड पे वो डिपेंड करता है, हवा अगर चलेगा, तेज चलेगा, तो क्या होगा, इवापोरेशन भी तुरंत होगा, जल्दी होगा, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, इवापोरेशन जो है वो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है कि हम लिक्विड है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, कम होगा, तो इस पर ये सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। कम सरफेस एरिया का होगा तो जल्दी इवापोरेट करेगा, ज़्यादा सरफेस एरिया का होगा तो वो धीरे धीरे इवापोरेट करेगा, ठीक है। तो हमने ये यहाँ पे इवापोरेशन और बॉइलिंग को समझ लिया था, ठीक है। बॉइलिंग का मतलब होता है एक पॉइंट होता है, इसमें क्या होता है, एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे आके सब्सटेंस गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये होता है बॉइलिंग। अब मेल्टिंग तो पता है, मेल्टिंग क्या होता है, बॉइलिंग जो है सेम मेल्टिंग भी होगा, वो क्या होगा, सॉलिड के साथ होगा, ठीक है। जब सॉलिड को हम हीट करते हैं तो एक पॉइंट पे क्या होगा, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट देखा हमने, इवापोरेशन को देखा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को देखा था, ठीक है, इस चैप्टर में। फैक्टर्स देखे इवापोरेशन की, कौन से फैक्टर्स में वो डिपेंड करता है, ठीक है। चलो तो बस यहीं पे इतना ही रहने दो, रिवाइज कर लेते एक बार क्या क्या देखा था हमने। सॉलिड को हमने कन्वर्ट किया था लिक्विड में, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, इसको हम बोलेंगे फ्यूजन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मेल्टिंग। लिक्विड को कन्वर्ट करना है गैस में, क्या बोलेंगे इसको,
वेपोराइजेशन, ठीक है। गैस को कन्वर्ट करना सॉलिड में, दैट इज डिपोजिशन। अच्छा, यहाँ पे जब हम हीट अप्लाई करते हैं, ये तो मैंने बता दिया था कि जब हम यहाँ पे हीट अप्लाई करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स है, सॉलिड के पार्टिकल्स है, इसमें हम हीट देंगे तो इसके पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो पार्टिकल्स सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। हीट हमने दिया, मतलब हीट यानी क्या होता है, एक एनर्जी होता है, ठीक है, एक एनर्जी है एकदम, ठीक है। तो हमने हीट दिया सॉलिड को, सॉलिड चेंज हो गया लिक्विड में। क्यों चेंज हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम गया, घट गया पूरा, ठीक है, कम गया। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस जो था वो पूरा बढ़ गया, ज्यादा हो गया इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस, बन गया लिक्विड। लिक्विड को मैंने और भी हीट दे दिया, अब लिक्विड जो है वो बन गया गैस। लिक्विड गैस कैसे बन गया? वही सेम चीज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो गया, पार्टिकल्स और दूर चले गए, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस और भी बढ़ गया, तो वो बन गया लिक्विड, ठीक है। और लेटेंट हीट वाला तो समझाया था मैंने कि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है या लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है, उस टाइम पे तो इसको हम सपोज करो लिक्विड जो है, इसको तो हमने टेम्परेचर दिया 30, 40, 50, 60, 70, बहुत टेम्परेचर दिया, ठीक है। इसका टेम्परेचर बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, जैसे ये 100 डिग्री में पहुंच गया, अब इसका जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो नहीं बढ़ेगा। तब क्या होगा? तब इसका कन्वर्जन चलेगा, इसको कन्वर्ट करने में जो एनर्जी यूज होगा, ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। मतलब वो हीट क्या करेगा? आप लिक्विड को गैस बनाएगा, ये प्रोसेस चलेगा जब तक पूरा लिक्विड गैस नहीं बन जाता तब तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो हीट जो ये यूज होगा, इसके पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, पार्टिकल्स क्या करेंगे? इसके एब्जॉर्ब करेंगे हीट को, इसके पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो पार्टिकल्स एब्जॉर्ब जब कर रहे हैं तो जो हीट होगा दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, मतलब जो हिडन होता है, ठीक है। फिर क्या किया हमने? गैस को और भी ज्यादा हीट किया, ठीक है, गैस को हमने और भी हीट किया, पूरा भर के हीट किया उसको, गैस को। अब जो गैस है उसके मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए, उसके एटम्स निकल गए, पूरा अंदर से सब कुछ बाहर निकल गया, ठीक है। तो गैस जो है वो क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन्स। जो गैस था वो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हुआ, मॉलिक्यूल्स फिर एटम्स बन गए, सेपरेट हो गए, फिर एटम्स से क्या हुआ? इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, हमने हीट देते गया उसको। अब जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल बन जाएगा, जिसको हम प्लाज्मा बोलेंगे, ठीक है। कौन सा गैस होता है? मोस्टली हीलियम, नियॉन, ठीक है, जो नोबल गैसेस होते हैं। नोबल गैसेस अभी बताया था, ही, नी, अर्कर, ठीक है, अर्कर, आर्गन और क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है, तो वो सारे होते हैं नोबल गैसेस। तो यहाँ पे क्या होता है? हीलियम और नियॉन काम करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में क्या होता है? वही गैस को हम कूल करते हैं, कूल करने से क्या होता है? उसका कूल करने से क्या होता है? जब हम उसको कूल करते हैं तो वो जो है वो BEC बन जाता है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अच्छा, कैसे गैस होना चाहिए? वो लो डेंसिटी वाला गैस होना चाहिए, अंडर लो प्रेशर पे करेंगे, ठीक है। डेंसिटी कितना होना चाहिए? 1/1000 टाइम्स ऑफ एयर, ठीक है, उतना होना चाहिए उसका। और जो क्या है, फिर भूल गया मैं, ठीक है, उसका टेम्परेचर है दैट इज 0 केल्विन, ओके, दैट इज 0 केल्विन, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उतना में अगर हम उसको कूल करेंगे तो वो जो है वो BEC में कन्वर्ट होगा, ठीक है। बॉइलिंग इवेपोरेशन अभी बताया था मैंने, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना है, और अगर कुछ पार्ट रह गया होगा तो मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। प्रीवियस लेक्चर्स में मेरा वॉइस का थोड़ा इशू हो रहा था, आई होप इस बार वैसा कुछ इशू ना हो। और ये नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट करो, और भी बनाएंगे। अभी 9th का पूरा सिलेबस है कि फिजिक्स का, बायोलॉजी का, सॉरी केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का बाकी है, वो करेंगे। और 10th का भी वीडियो आने वाला है चैनल पे, ठीक है। सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, कि अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब वगैरह भी कर दीजिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू।